Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope that you all will be fine. So, yesterday I uploaded a video which was about the age of Geoffrey Chaucer. उसमें हमने डिस्कस किया कि चौसर को क्यों कहा जाता था डैट ही इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ही इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और हमने डिस्कस किया कि उसकी एज में क्या क्या रेनोवेशंस थी, क्या हुआ, कैसे रिवोल्ट आया, किस तरीके से जो मिडिल क्लास थी वो जनरेट हुई, पीजेंट्री क्लासेस को हमने जिक्र किया। और द मेन थिंग डैट आई डिस्कस्ड कि नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रोलोग का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दे दूं। यू कैन पेन इट डाउन कि क्या है बेसिकली प्रोलोग। देखें, प्रोलोग कभी भी मेजर टेक्स्ट या मेन टेक्स्ट नहीं होता। प्रोलोग इज़ ऑलवेज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। और एक और बात मैंने आपको कल के लेक्चर में ये बताई थी कि प्रोलोग जो कैंटरबरी टेल्स का था वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ था बजाय कैंटरबरी टेल्स के जो कि मेन टेक्स्ट था। And there is a difference between the prologue to the Canterbury Tales and Canterbury Tales. Prologue basically क्या होता है कि prologue जो Canterbury Tales का लिखा गया वो heroic couplet में लिखा गया है, ठीक है। heroic couplet में लिखा गया है और इसकी जो total lines हैं वो 858 lines है। अब heroic couplet क्या होता है? Basically heroic couplet is a kind of poetry जिसके अंदर iambic pentameter यूज़ किया जाता है। आई ऑल्सो डिस्कस्ड इन माई ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस वीडियो, और लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आयम्बिक पेंटामीटर एक पैटर्न है, स्ट्रेस पैटर्न है सिलेबल्स का, दैट अ स्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, ठीक है। और ये बेसिकली एक मीटर की टाइप है, जैसे कि ट्रॉशी है, डायक्टिक है, ये सारी टाइप्स हैं, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब होता क्या है, प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स में जॉफरी चौसर अपने 29 कैरेक्टर्स की स्टोरीज को एक्सप्लेन करता है कैंटरबरी टेल्स में, जबकि प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स में वो सिर्फ उनके कैरेक्टर्स को एज अ जनरल इंट्रोडक्शन उसको डिस्क्राइब करता है। प्रोलोग एक ग्रीक वर्ड से निकला है, प्रोलोगस से, PROLOGUS, प्रोलोगस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है इंट्रोडक्शन। So prologue to the Canterbury Tales means the introduction to the Canterbury Tales. और मैंने आपको ये भी बताया था कि there is a term that was titled as magnum opus. Magnum opus basically कोई ऐसा work होता है, कोई ऐसा काम होता है that something that is widely achieved work by a person, ठीक है। यानी कि वो ज़्यादा पॉपुलर वर्क हो किसी भी राइटर का, उसको मैग्नम ओपस कहा जाता है। चूँकि ये अपनी एक्चुअल टेक्स्ट से ज़्यादा हिट हो गया था, ज़्यादा इसने वो तवज्जो हासिल की थी लोगों की, इस वजह से इसको मैग्नम ओपस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स की। यस, वन मोर पॉइंट मैंने आपको ये भी बताया था जो कि बहुत ज़रूरी बात है, कि कहते हैं कि अगर आपने प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स पढ़ लिया है, इट मीन्स कि आपने 14th सेंचुरी के कल्चर को पढ़ लिया है। और कुछ क्रिटिक्स ने तो इस तरह से कहा है कि चौसर ने इन कैरेक्टर्स को बताया नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि इसने कैरेक्टर्स को सामने पूरा पेंट कर दिया है, कि हमें पता लग जाता है पढ़ने से कि अच्छा ये कैरेक्टर इस तरीके का है, कि उसने उन कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी, उनके ड्रेसेस, उनके प्रोफेशंस, वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्राइब की हुई है। अब इन करेक्टर्स को हम क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं कि कौन से लोअर क्लास हैं, कौन से मिडिल क्लास हैं, वो हम आगे जाके वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बाकी आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी जो करेक्टर है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। एनी हाउ, इफ़ आई गॉट सम टाइम आई विल मेक दैट वीडियो टू। लेकिन मैं इस बारे में हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि 14th सेंचुरी की मिडीवल सोसाइटी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो सारी की सारी द प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स में चौसर ने बहुत ही खूबसूरत वे में डिपिक्ट किए हैं। और अभी मैं आपको एक जनरल सा एक स्टोरी टाइप सुना दूँ जिससे आपको ये चीज़ें याद हो जाएं कि बेसिकली व्हाट इज़ प्रोलोग इन टू द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। देखें, होता क्या है कि देयर इज़ अ नरेटर हु इज़ चौसर बाय हिमसेल्फ, ठीक है। चौसर है, नरेटर है, वो नरेट कर रहा है। अब कैंटरबरी टेल्स बेसिकली स्टोरीज हैं, कलेक्शन ऑफ टेल्स हैं। अब होता क्या था कि एट दैट टाइम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलीजियस पीपल दे गो फॉर पिलग्रिमेजेस। पिलग्रिमेज आप ये मतलब समझ लें, जैसे मुसलमान लोग हैं हज के लिए जाते हैं, वो मुसलमान तो नहीं थे, लेकिन
they perform a religious practice, a religious activity by going on a pilgrimage. अब होता क्या था कि अप्रैल के मंथ में, यहाँ पर अप्रैल का जिक्र है, स्प्रिंग से ये स्टार्ट होता है कि अप्रैल के मंथ में जो वहाँ के रिलीजियस लोग थे वो जाते थे पिलग्रिमेज पे. ठीक है, क्यों जाते थे? कैथारसिस के लिए, अपने सिन की फॉरगिवनेस के लिए. और कहाँ पर जाते थे? वो बेसिकली जाते थे सेंट थॉमस बेके के चर्च पे. चर्च तो नहीं कह सकते, कैथेड्रल आप कह लें. ये एक पूरा एक मेरिकल था. मैं आपको मतलब वो मेरिकल माना जाता है कि हुआ ये था कि मैंने आपको बताया था कि हेनरी फोर्थ के टाइम, आई थिंक यस, हेनरी फोर्थ के टाइम जो था ना, वो चौसर ने एज अ सिविल सर्वेंट काम किया था. जब हेनरी टू का दौर था तब उसकी और सेंट थॉमस की आपस में अच्छी फ्रेंडशिप थी. और सेंट थॉमस जो था वो बेसिकली आर्चबिशप था चर्च का. अब आर्चबिशप वो होता है जो कि होल्ड रखता है, चीज़ों को संभालता है. ठीक है, अब हुआ क्या कि हेनरी टू ने कहा कि मैं जो हूँ ना वो चर्च के राइट्स वापस ले लूँगा, यानी कि चर्च को इतना होल्ड नहीं दिया जाएगा. मैंने आपको बताया था कि उस टाइम चर्च पर बहुत होल्ड था, वो चीज़ों को मैनेज करता था. लेकिन अब हेनरी टू को ये लगा कि जो थॉमस है उसका फ्रेंड है, वो उसके इन सब मामलात में हेल्प करेगा. लेकिन थॉमस ने कहा कि हम चर्च का होल्ड वापस नहीं देंगे. अब इसकी वजह से क्या हुआ कि हेनरी ने 4 सोल्जर सेंड किए थॉमस को मारने के लिए. ये बेसिकली एक बारबरिक मर्डर था, यानी कि बर्बरियत की उस पर था, मर्डर था. तो अब हुआ क्या, इसने चर्च का होल्ड वापस लेने के लिए सेंट थॉमस को मरवा दिया. और बाद में ये हुआ कि जब ये पता लगा कि वो कोर्ट्स के राइट्स से लड़ते हुए वो शहीद हो गया, उसको मार्टर का दर्जा दिया गया, तो उसको जो चर्च था उसको कैथेड्रल का दर्जा दे दिया गया. और उस पर क्या नाम लिख दिया गया भाई, ये सेंट थॉमस के नेम का चर्च है. सो बेसिकली इट वाज अ काइंड ऑफ स्टोरी. तो अब होता क्या था कि लोग, जो रिलीजियस लोग थे ना, वो जाते थे पिलग्रिमेज करने. अब होता क्या है कि इसी तरीके से भाई अप्रैल का मंथ है. अब मैं आपको बताती हूँ वाई ही चूजेस अप्रैल इन दिस लाइक प्रोलोग. अब अप्रैल का मंथ है, देयर आर टोटल 30 कैरेक्टर्स, 29 कैरेक्टर्स जो कि जा रहे थे पिलग्रिमेज पर, और द वन इज चौसर हिमसेल्फ. ठीक है, अब भाई हुआ ये कि दे आर गोइंग फॉर कैंटरबरी. ठीक है, पिलग्रिमेज के लिए कैंटरबरी जा रहे हैं. और सेंटर में एक जगह आती है टिबार्ड इन के नाम से. अब डैट वॉज अ काइंड ऑफ, आप ये कह लें, आप बार कह लें, कोई रुकने के लिए जगह कह लें. कि आपने अगर अर्तगर्ल देखा हो तो उसके अंदर भी है एक सराय खाना आता है, जहाँ पर जितने भी सफ़र करने वाले लोग होते हैं वहाँ के ठहरते हैं, उनको खाना दिया जाता है, लाइक अ काइंड ऑफ टेबल. और इस तरीके से चीज़ जगहें होती हैं, बेडरूम्स वगैरह होते हैं, होटल कह लें आप. कि रास्ते में अक्सर आप मोटरवे पे, जीटी रोड पे जाएँ, आपको होटल्स मिलेंगे रास्ते में, वो भी एक रुकने की जगह होती है. टिबार्ड इन भी उसी तरह की एक जगह थी. अब हुआ क्या कि वहाँ की जो होस्ट था, ठीक है, आप ऑनर कह लें, उसने ये एडवाइस दी कि भाई क्यों ना हम इस सफ़र को अच्छा बनाएं. वो बहुत ही प्लेजेंट मैन था, एक जॉली नेचर का आदमी था कि हर चीज़ को एंजॉय करने वाला था. ही सेड कि व्हाई नॉट वी शुड एंजॉय आवर जर्नी. हम एक काम करते हैं कि हर बंदा जो है वो 4 स्टोरी सुनाएगा, 2 जाते हुए और 2 आते हुए. जब उसने ये बात की, अब देखिए आप 29 कैरेक्टर्स हैं टोटल, देयर आर 30 कैरेक्टर्स. अब होता क्या है कि अब हर बंदा 4 स्टोरीज सुनाएगा, तो आते हुए 2 और जाते हुए 2, तो टोटल जो स्टोरीज बनती थी वो 120 स्टोरीज होनी चाहिए थी. लेकिन कैंटरबरी टेल्स जो कि इनकम्प्लीट है, ये बात आप याद रखिएगा, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि कैंटरबरी टेल्स इज स्टिल इनकम्प्लीट. इसकी सिर्फ 24 स्टोरीज लिखी गई हैं जो कि 2 इनकम्प्लीट हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द 22 आर कम्प्लीटेड वंस. तो अब हम शुरू करते हैं कि बेसिकली prologue to the Canterbury Tales है क्या. Starting with the very first line. When April with its sweet smelling showers has pierced the drought of March to the root, and bathes every vein of the plants in such liquid by which power the flower is created, when the west wind also with its sweet breath in every wood and field has breathed life into the tender new leaves, and the young sun has run half its course in Aries. अब आप देखें किस तरीके से उसने प्रोलोग को डिस्क्राइब किया हुआ है. स्टार्टिंग कहाँ से? अप्रैल के मंथ से. नाउ अप्रैल ही क्यों? एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि अप्रैल वॉज अ मंथ ऑफ स्प्रिंग सीजन इन इंग्लैंड.
क्यों? अब वो स्प्रिंग सीजन को क्यों इतना लाइक एग्जैजरेट करते थे? हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इधर हाइपरबोली का भी बहुत एक फैक्टर होगा कि हर चीज़ को एग्जैजरेट करके बताया गया है, ठीक है। सैटिरिकल वर्क है ये, आप इसको आयरनिकल वर्क भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें, स्प्रिंग का जो मंथ था ना, वो उनके लिए एक बहुत ही मोबाइल मंथ था। क्यों? इन विंटर देयर इज स्नोफॉल, ठीक है। तो अगर आपने वो पढ़ा हो एन ऑट टू ऑटम, तो आपको उससे पता होगा कि किस तरीके से लाइक बर्फबारी होती है, स्नोफॉलिंग होती है, और हर जगह ब्लॉकिंग होती है, आप कहीं आ जा नहीं सकते। दैट्स नॉट अ काइंड ऑफ प्लेजेंट वेदर एट ऑल। तो अप्रैल का जो मंथ था वो एक, उन्होंने कहा कि जब मार्च की ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है रूट से, तो क्या होता है कि अप्रैल अराइव्स, यानी कि अप्रैल आकर मार्च की जो एक ड्रॉटनेस है उसको ख़त्म करता है। कैसे? स्प्रिंग के थ्रू, बिकॉज इट्स अ स्प्रिंग सीजन। अब स्प्रिंग सीजन में हर चीज़ की रीबर्थ होती है, देर इज़ अ रीन्यूअल ऑफ थिंग्स, रीबर्थ ऑफ थिंग्स। उससे क्या होता है कि लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा होता है कि वाई डोंट दे इंजॉय द नेचर, क्यों ना वो अपने डेली रूटीन से निकलकर पिलग्रिमेजेस पे जाएं, सोशल एक्टिविटीज़ करें जिसके थ्रू वो इंजॉय करें। तो वो क्या कहता है कि देर इज़ अ रीन्यूअल ऑफ एवरीथिंग। वाई ही सेइंग दैट? बिकॉज आप देखें, जब देर इज़ एन अप्रैल सीजन और आप देखें कि बारिश हो रही है, सो व्हाट हैपन्स दैट रेन ड्रॉप्स आर गोइंग टू एब्जॉर्ब इन द डीप ऑफ द प्लांट रूट्स। प्लांट वुड्स में जाकर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, एंड देर इज़ रीबर्थ ऑफ द फ्लावर्स, देर इज़ अ रीबर्थ ऑफ द लीफलेट्स। अब उससे क्या होता है, पीपल इस चीज़ को अपने साथ एक आप ये समझ लें कंपैटिबिलिटी बनाते हैं, हारमनी बनाते हैं। देर इज़ अ हारमनी डिस्क्राइब बिटवीन द मैन एंड द नेचर, कि when there is a rebirth of the flowers, rebirth of the nature, similarly there is a rebirth of spirituality as well. Okay, there is renewal of everything in spring season. अब आप देखें यहाँ पे वर्ड लिखा है स्मेलिंग शावर्स, यहाँ पर इमेजरी यूज की गई है। द इमेजरी इज ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी इमेजरी होती है दैट रिलेट्स टू योर सेंस ऑफ हेयरिंग, ठीक है। स्मेलिंग शावर्स, आई एम सॉरी, ऑल्फैक्टरी होता है सेंस ऑफ स्मेल, दैट वाज ऑडिटरी। तो सेंस ऑफ स्मेल को जो चीज़ इमेजिंग करे, दैट इज द ऑल्फैक्टरी इमेजरी, यहाँ पर वो यूज़ की गई है। आगे वो कहता है कि आप देखें किस तरह से देर इज, हाँ, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी यूज है विद द टाइटल स्वीट ब्रेथ। अब आप देखें, ब्रेथिंग जो है वो बेसिकली एनिमल ह्यूमन बींग्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो लिविंग बींग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ पर्सोनिफाई करना, दैट इज बेसिकली पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पर उसका भी यूज है। एंड देर इज ऑलवेज फर्स्ट एस्ट्रोलॉजिकल साइन, दैट इज एरियस। बेसिकली इसमें हमें जो चौसर है वो ये कह रहा है, देयर इज स्प्रिंग सीजन। इंपॉर्टेंस क्या बताई हुई है स्प्रिंग सीजन की, कि देयर इज अ पावर इन नेचर, ठीक है, दैट गिव्स मोबिलिटी टू पीपल, दैट इज नॉट इन विंटर, ठीक है। अब आप आगे देखें, and small fowls make melody, those that sleep all the night with open eyes, so nature incites them in their hearts, then folk long to go on pilgrimages। मैंने आपको बताया कि जैसे ही लाइक अप्रैल का सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, दे आर ऑल लाइक नेचर इनसाइट्स इन देयर हार्ट दैट वी हैव टू गो समवेयर, वी हैव टू एंजॉय द नेचर, वी हैव टू मेक अ हार्मनी बिटवीन मैन एंड नेचर। तो अब होता क्या है कि उनको जो चीज़ इंसाइट कर रही होती है अंदर से, दैट इज इन नेचर, दैट इज रिन्यूअल ऑफ एवरीथिंग, रिन्यूअल ऑफ द फ्लावर्स, रिन्यूअल ऑफ द लाइक सीजन, ईच एंड एवरीथिंग। तो अब होता क्या है कि वो पिलग्रिमेजेस पे जाते हैं, एंड प्रोफेशनल पिलग्रिम्स टू सीक फॉरेन शोर्स, यानी कि डिफरेंट इलाकों से, डिफरेंट शोर्स से लोग आते हैं कैंटरबरी सिर्फ पिलग्रिमेज पे जाने के लिए, टू डिस्टेंट श्राइन्स नोन इन वेरियस लैंड्स, यानी कि डिफरेंट जगहों के जो श्राइन्स होते हैं, आप कह लें मज़ार कह लें आप उर्दू ज़ुबान में, ठीक है, टू गो फॉर पिलग्रिमेजेस, एंड स्पेशली फ्रॉम एवरी शायर्स एंड ऑफ इंग्लैंड टू कैंटरबरी दे ट्रेवल। लाइक किसी भी आप चले जाएं, लेकिन एट द एंड दे हैव टू ट्रैवल। आप मतलब इंग्लैंड के किसी भी इलाके से आप लोग आएँ, बट जाते कहाँ हैं? कैंटरबरी, टू सीक द होली ब्लेस्ड मार्टर हु हेल्प देम व्हेन दे वर सिक। अब यहाँ पर सिक का ये भी मतलब लिया जाता है कि आप आगे जाके करेक्टर्स में देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो बीमार भी हैं, तो वो अपनी एक एलिमेंट को, अपनी एक फिजिकल सिकनेस को करेक्ट करने के, सॉरी, ठीक करने के लिए उसको बिल्कुल
you can say ठीक करने के लिए they go for pilgrimage, right? If it happened that in that season on one day when they go on the pilgrimage, ठीक है, in Southwark at the Tabard Inn as I lay, यानी कि जिस जगह उन्होंने सबर किया, that was Tabard Inn, ready to go on my pilgrimage to Canterbury with a very devout spirit. At night had come into that hostelry, well 9 and 20 in a company, यानी कि 29 लोग थे, खुद एक चौसर को मिला के देयर वर 30 पीपल्स. और वहाँ का मैंने जैसे आपको बताया कि होस्ट ने एक लाइक एडवाइस दी थी, ही वॉज एन एडवाइज़र के चलते सब एक एक 4 स्टोरी सुनाएंगे, 2 आते हुए और 2 जाते हुए. तो ये सारी बात बताई हुई है. Of various sorts of people by chance fallen in fellowship and they all were pilgrims, यानी कि अगर देखा जाए तो लोग डिफरेंट तरह के थे, लेकिन वो सब क्या थे? पिलग्रिम्स थे. Who intended to ride towards Canterbury. The bedrooms and the stables were spacious and we were well accommodated in the best way. यानी कि वो ये कह रहा है कि जिस जगह पर हम रुके थे, हम कैंटरबरी जाने के लिए रुके हुए थे, और वहाँ के जो बेडरूम्स थे और ये सारी चीज़ें थी डैट वर स्पेशियस, एंड हम लोगों को बहुत अच्छे से होस्ट किया गया. एक बात मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि चौसर का ये वर्क जो है ये बेसिकली फिक्शन है, ये रियलिटी नहीं है. उसने सिर्फ कल्चर को डिपिक्ट करने के लिए फैंटेसी एक लेकर आया, एक फिक्शन लेकर आया, और उसने ये सारी जो कैरेक्टर्स हैं, स्टोरीज हैं, ये अपनी तरफ से पेन डाउन की. और आप ये देख लें कि इट्स टू मच डिफ़िकल्ट कि आप किसी एक करेक्टर को जो कि आपके सामने है आप पेन डाउन करें. एंड चौसर डिस्क्राइब्ड ऑलमोस्ट like 30 characters in his prologue. So आप ये देख लें उसको क्यों प्रिंस ऑफ स्टोरी टेलर्स और क्यों उसको सुप्रीम नैरेटिव टेक्नीशियन कहा जाता था. ठीक है. And in brief, when the sun was gone to rest, I had so spoken with every one of them that I was of their fellowship straightway and made agreement to rise early to take our way where I will tell you. यहाँ पर यही चौसर कह रहा है कि हम लोगों ने आपस में बात की कि हम सुबह जल्दी उठेंगे और फिर हम निकलेंगे, लेकिन कहाँ निकलेंगे मैं आपको बताता हूँ. But nonetheless, while I have time and opportunity, before I proceed further in this table, it seems to me in accord with the reason to tell you all the circumstances of each of them as it seemed to me, and who they are and what of social rank, and also what clothing that they were in, and at the night then will I first begin. अब बेसिकली एट द एंड चौसर, अब देखिए आपने उसने कितनी खूबसूरती से स्टार्टिंग की, दैट देयर इज अप्रैल सीजन, एक स्प्रिंग का सीजन है, देयर इज अ रीन्यूअल ऑफ एवरीथिंग, देयर इज अ रीन्यूअल ऑफ रीबर्थ ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, फ्लावर्स, नेचर, देयर इज अ हार्मनी बिटवीन मैन एंड नेचर, rebirth of everything, there is an importance of spring there, and people are attracted towards the nature and they want some time to spend on themselves, like, right? So what happened that they are going for a pilgrimage, they stayed at the Tabard Inn, their host gave them advice that you have to tell the 4 tales to when you are going into, when you're returning by Canterbury. And at the end when Chaucer is ending this introductory lines, in that are 42 lines, he is saying that मैंने उन सब से पूछा, and when I am writing down their characters, मैंने हर चीज़ लिखी कि क्या सोशल रैंक है, क्या क्लोथिंग है, क्या उनकी पर्सनैलिटी है, जो मुझे लगा, जो मैंने डिपिक्ट किया, वो हर चीज़ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. और द फर्स्ट वन इज़ नाइट. अब नाइट का कैरेक्टर इंशाल्लाह हम कल शुरू करेंगे. इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन दिस होल इंट्रोडक्शन टू प्रोलॉग, देन यू कैन आस्क मी. थैंक यू सो मच. टेक केयर.